तो हेलो दोस्त। तो आज हम फिर से पढ़ते हैं पदार्थों का सामान्य गुण पढ़ते हैं। आज फिजिक्स का चैप्टर है ये, पदार्थों का सामान्य गुण। इसमें जो है हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और हर चीज़ों को इसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते हैं, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो पदार्थों का सामान्य गुण। पदार्थों के सामान्य गुण में हम क्या क्या देंगे? जनरल प्रॉपर्टी यानी पदार्थ क्या होते हैं। तो द्रव स्थैतिकी, जिससे इन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसको द्रव स्थैतिकी यानी हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रवों का सामान्य गुण धर्म, द्रवों के अंदर लगने वाला बल, दाब तथा तरल पदार्थ बलों के कारण संतुलन अवस्था का मतलब जो द्रव होता है उसकी जितनी भी उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी चीज़ों का अध्ययन जब करते हैं तो उसको हम द्रव स्थैतिकी कहते हैं। ठीक। अब देखो पदार्थ क्या होता है। पदार्थ यानी मैटर पदार्थ क्या होता है? प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब जिसमें भार, वजन होता है। ठीक। और जो स्थान घेरती है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है? मैटर यानी पदार्थ होती है। ठीक। तो पदार्थ को हम ध्यान देंगे कि मैटर यानी पदार्थ हर वो चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं तथा जो स्थान घेरती है। स्थान घेरती है मतलब जिस जगह में वो रख देंगे तो उस जगह में हम कोई और चीज़ नहीं रख सकते, मतलब वो अपना स्थान घेर ली। ठीक। तो उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जैसे लोहा, हवा, पानी, लकड़ी, दूध, ये सारी चीज़ें क्या हैं? पदार्थ हैं। पदार्थ जो होता है द्रव्य, पदार्थ को क्या बोलते हैं? द्रव्य भी बोलते हैं। तो द्रव्य की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। एक या तो ठोस होगा, या द्रव होगा, या गैस होगा। इन 3 चीज़ों के अलावा पदार्थ नहीं पाया जाता। परंतु द्रव्य की एक और अवस्था पाई जाती है जिसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, पर यह सामान्य अवस्था नहीं है, प्लाज्मा अवस्था। ठीक। कहाँ पाई जाती है प्लाज्मा अवस्था? तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि प्लाज्मा अवस्था जो होती है यह केवल उच्च ताप एवं दाब पर प्राप्त की जा सकती है। नॉर्मल सामान्य स्थिति में यह अवस्था नहीं पाई जाती, इसलिए मुख्यतः नॉर्मल स्थिति में, सामान्य स्थिति में 3 ही पाई जाती है, लेकिन प्लाज्मा एक भी अवस्था है। ठीक। ये कहाँ पाई जाती है? प्राय सूर्य और पृथ्वी के केंद्रीय भागों में यह अवस्था पाई जाती है और इसका तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और प्लाज्मा का ऐसी है अवस्था है, आयनित अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक है। बस इतनी चीज़ें हमको प्लाज्मा में ध्यान रखना है। ठीक। प्लाज्मा में इतनी चीज़ें हमको ध्यान रखना है क्या कि सामान्य अवस्था में नहीं पाई जाती, केवल उच्च ताप पर प्राप्त की जाती है। पहला क्वेश्चन। ठीक। दूसरा बनेगा कि सूर्य एवं पृथ्वी के केंद्र पर पाई जाती है कौन सी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था का तापमान कितना होता है? 20,000 डिग्री सेल्सियस। प्लाज्मा अवस्था कैसी अवस्था है? आयनित अवस्था। और प्लाज्मा अवस्था विद्युत की कैसी अवस्था है? सुचालक है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमको प्लाज्मा अवस्था के बारे में जानना है। फिर एक 5वीं और अवस्था है, उसको कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये अवस्था है 5वीं अवस्था, और 1920 में इसकी किसने खोजा था? सत्येंद्रनाथ बोस ने। तो बस बोस अवस्था के बारे में हमको इतना बस लिखना है, इतना बस पढ़ना है। ठीक। इससे बाहर हमको नहीं पढ़ना है। अब आगे देखते हैं कि जो ठोस, द्रव, गैस होती है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो ठोस जो होता है, आकार और आयतन में देखें तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। कैसे? जो आकार है फिक्स है, ठोस का आकार जितना है वो उतना ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं कि यहाँ पर ढक कर अलग अलग पार्ट में रखने पर उसका आकार अलग अलग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, वो फिक्स है तो फिक्स है। लेकिन द्रव्य का होगा तो आयतन तो निश्चित रहेगा। मान लो 5 लीटर पानी है तो वो 5 लीटर ही रहेगा चाहे जहाँ ले जाओ। लेकिन अगर उसको 5 लीटर पानी को लीटर में रखा है तो उसका शेप लीटर जैसा है। अगर उसको थाली में रख देंगे तो उसका आकार थाली जैसा होगा, मतलब आकार उसका बदलता रहता है। तो आकार तो निश्चित है लेकिन आयतन अनिश्चित है। ठीक। आकार मतलब जितना लीटर उसमें है उतना ही रहेगा, लेकिन आयतन मतलब आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन तो निश्चित है, आकार बदलता रहता है। ठीक। और गैसों का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक। अब देखो
ठोस में क्या होता है, अंतरण अणुक बल देखते हैं। ठोस में सबसे ज़्यादा, गैस में ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक, और इसमें गैस में सबसे कम। प्रत्यास्थता क्या होता है, प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता पदार्थ का एक गुण होता है जिसमें जितना ज़्यादा गुण होगा प्रत्यास्थता, वो उतनी जल्दी अपनी अवस्था में वापस आएगी। मतलब अगर किसी पदार्थ को विकृत उत्पन्न कर देंगे और छोड़ देंगे, बल हटा देंगे, तो वह पुनः अपनी अवस्था में लौट आती है। इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे देखो रबर, रबर को आप पकड़े हैं, पकड़ के खींच लेंगे और फिर खींच के छोड़ देंगे तो रबर अपनी अवस्था में पुनः आ गई ना। तो रबर में प्रत्यास्थता का गुण सबसे ज़्यादा है। स्प्रिंग में, बाल, स्पंज वाली बाल जितनी भी हैं उसमें क्या होता है, प्रत्यास्थता का गुण होता है। लेकिन मिट्टी में देखो, मिट्टी में प्रत्यास्थता गुण है का, नहीं है। क्यों, मिट्टी को दाब दिए, उतने पर रुक गई, उससे वापस रिटर्न हुई नहीं। तो जिस ठोस में प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। ससंजक बल, ससंजक बल मतलब होता है जो ठोस जो अणु होते हैं आपस में कितनी मजबूती से पकड़े हैं किसी भी वस्तु के अणु, तो जो जिसमें जितने ज़्यादा मजबूती से पकड़ेंगे उसमें उतना ज़्यादा ससंजक बल होगा। तो ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। विसरण, विसरण माने होता है, विसरण माने होता है कि बहना। तो विसरण ठोस सबसे कम बहता है, द्रव उससे ज़्यादा और गैस सबसे ज़्यादा बहती है। तो ये हमारा विसरण का गुण। इस तरह हमको ठोस, द्रव, गैस में पूरी तरह से पहचान मिल चुकी है। अब हम देखते हैं दाब क्या होता है। तो दाब क्वेश्चन देखो हमको कैसे समझना है दाब को। दाब यानी प्रेशर। तो देखो, यदि किसी सतह पर उसके लंबवत कोई बल लगा रहा है या बल लग रहा है, तो उस सतह पर क्या लग रहा है, कहेंगे दाब लग रहा है। जैसे हमने कोई चीज़ ये ली, यहाँ पर ऐसे प्रेस किया तो ये अंदर की तरफ आ रही है, तो इसे दाब लग रहा है। तो एकांक क्षेत्रफल पर, किसी निश्चित क्षेत्रफल पर जो दाब बल लगता है उसको हम दाब कहते हैं। तो क्या पढ़ोगे परिभाषा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होगा, देखो जितना बल लगाए और कितने क्षेत्रफल में लगाए, तो उनका अनुपात को हम दाब कहते हैं। जैसे देखो, इतने इतने क्षेत्रफल में हम बल लगा रहे हैं और इतना बल लगा रहे हैं, मान लो 5 न्यूटन का बल 2 मीटर स्क्वायर 2 स्क्वायर फीट का हम बल लगा रहे हैं। तो इन दोनों को भाग देंगे तो जो प्राप्त होगा तो उसको दाब कर दी। तो ध्यान क्या रखना है इसमें, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का हमको पता है कि बल का ऐसा ही मतलब न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो मात्रक दाब का मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद करने जरूरत नहीं है। अब बल का क्या होता है, के जी मीटर सेकंड इनवर्स गुणे मीटर गुणे, देखो भाग में था तो मीटर स्क्वायर था, जब गुणा में गया तो वो माइनस में हो गया। ठीक, तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक, अब मीटर 2 है इसमें, एक इसमें है, तो 2 से 1 घट गया तो 1 ही बचा मीटर सेकंड इनवर्स। तो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इसका विमेय सूत्र होता है, मात्रक होता है। ठीक, और विमेय सूत्र mLT-1 T-2, और दाब क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक, अब देखो इतना ही हमको पढ़ना है दाब, और सारे क्वेश्चन आप इसी लॉजिक से कर लोगे। कैसे, इस लॉजिक से हमको करना है क्वेश्चन को। अगर किसी भी क्षेत्र पर बल ज़्यादा लगाओगे इसका मतलब उसमें दाब ज़्यादा लगेगा। क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब कम लगेगा, बल ज़्यादा है तो दाब ज़्यादा, क्योंकि समानुपाती हैं और ये व्युत्क्रमानुपाती। तो ये जितना बढ़ेगा तो ये इतना घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, जबकि बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, इसी सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। इस फार्मूला को ध्यान रखना है कि बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। अब नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है, इसको ध्यान रखना। क्यों घटता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो होता है, ऊपर जाओगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा, और वायुमंडलीय दाब कम लगेगा तो फिर दाब भी कम हो जाएगा। वायु का बुलबुला तभी फूटेगा जब वायुमंडलीय दाब अधिक लगेगा। इसको ध्यान रखना कि वायु का बुलबुला कब फूटता है, जब वायुमंडलीय दाब अधिक लगता है। ठीक, इससे हमने जो है दाब के बारे में पढ़ा। ठीक, अब द्रव का दाब देखते हैं कि जो सतह होता है, पानी की सतह में द्रव का जो दाब होता है वो किस तरह काम करता है। तो द्रव जो होता है, द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होता है, द्रव का दाब कहलाता है। द्रव का दाब जो होता है घन के घनत्व की गहराई तथा गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। ठीक, द्रव का दाब जो होता है किस पर निर्भर करता है, द्रव के घनत्व पर, सतह की गहराई पर
तथा गुरुत्वीय त्वरण पर। तीन चीज़ों पर द्रव कितना दाब कितना लगेगा निर्भर करता है। मतलब द्रव का कुल दाब कितना हो गया, वायुमंडलीय दाब प्लस रो जी एच। जी माने गुरुत्वीय त्वरण, एच माने ऊंचाई, और रो जो है ये हमारा कुल दाब है। ठीक, नियतांक। तो देखो जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, तो ये कितनी ऊंची रखी है और उसमें वायुमंडलीय दाब कितना लग रहा और गुरुत्वाकर्षण कितना लग रहा, गुरुत्वीय त्वरण कितना लग रहा, इन चारों पर निर्भर करता है जल द्वारा किसी पिंड पर लगने वाला दाब। ठीक, अब द्रव दाब के नियम देखेंगे। द्रव दाब के नियम क्या हैं, इसको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें पढ़ने से क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, तो फिर हमारे क्वेश्चन जो बनाते हैं, नए नए क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप क्लियर कर लोगे यार। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आप इस चैप्टर के कर लोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो याद नहीं करना पड़ता। ठीक, देखो द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। जैसे गहराई बढ़ेगी द्रव का दाब बढ़ेगा। मतलब देखो यहाँ स्वतंत्र पृष्ठ से कितना दाब लग रहा है, जो डी पर जितना दाब लग रहा है उससे ज़्यादा सी पर लगेगा, क्योंकि सी की वायुमंडलीय दाब इसमें ज़्यादा लग रहा है, इसमें इतना ही लग रहा है, इसमें इतना ज़्यादा लग रहा है, इसलिए सी पर। तो बी पर और ज़्यादा दाब लगेगा, सी पर और दाब, ए पर और ज़्यादा दाब लगेगा। मतलब ए अगर पानी गिरेगा तो यहाँ पर गिरेगा, बी इतनी दूर तक, सी इससे कम और डी यहीं पर। क्यों? क्योंकि उनमें दाब कम लग रहा है ना। तो यह ध्यान रखना कि अगर जितनी ज़्यादा उसमें ऊपर से गहराई बढ़ती जाएगी दाब उसका बढ़ता जाएगा। ये नियम है, पहला नियम। तो इस तरह बस इतने है कि गहराई ज़्यादा तो दाब ज़्यादा। ठीक, दूसरा क्या कहता है कि एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर समान होता है। यदि किसी बर्तन के चारों ओर समान गहराई में छेद किया जाए तो दाब समान लगता है। कैसे? चित्र में देखो बताया गया है इस वाले कि अगर गहराई समान है चारों तरफ, ये चारों छेद चारों तरफ बराबर है, तो इसमें बल जो है समान लगेगा क्योंकि ऊंचाई समान है। तो ये जितना दूरी ये गिरेगा उतना दूरी है, उतना दूरी पानी गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसमें समान लगेगा, क्योंकि समान गहराई पर है। द्रव का दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है द्रव का, यदि किसी द्रव के एक ही क्षैतिज पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। मतलब एक ही तल पर, मतलब कोई ऐसे बर्तन है, देख लीजिए यहाँ भी इसमें तल है, यहाँ भी तल है और यहाँ भी पानी है, तो यहाँ जितना बल लगेगा द्रव में वहाँ भी उतना वहाँ भी उतना, क्योंकि एक समान तल पे स्थित है। ठीक, तो अतः द्रव जो है ऊर्ध्वाधर गहराई पर निर्भर करता है कि यहाँ पर यहाँ से दूरी यहाँ दूरी बराबर है तो समान लगेगा। समान गहराई पर द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अगर समान गहराई है तो घनत्व जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा बल, घनत्व कम वहाँ कम बल। तो इस तरह हम द्रव के और दाब का नियम पढ़ लिए। फिर पास्कल का नियम अगले में पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में, और बहुत इम्पोर्टेंट पास्कल का नियम है। क्वेश्चन बनते हैं 3-4, अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक।